ठीक है, तो वर्क वाला में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास, तो उसमें किसी को दिक्कत? वर्क वाले में हम लोग जो भी चीज देखे थे, क्वेश्चंस जो भी आए थे, आगे भी वर्क का क्वेश्चन आते रहेगा क्या? कुछ बोल रहा है? लेक्चर नंबर लिख दीजिए ना। लेक्चर 4 है। लेक्चर कौन सा है? 4। 4। ठीक है, तो वर्क के बारे में, वर्क का क्वेश्चन रिलेटेड आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पावर। ये भी छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में सबको आइडिया होगा ही। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे एग्जाम में ही एग्जाम लिखते हैं, तो क्वेश्चंस जो होते हैं सबके लिए बराबर क्वेश्चंस होते हैं। कोई जल्दी ही 1 घंटे में लिख के बैठ जाता है, कोई 3 घंटे में भी नहीं लिख पाता है। ठीक है, यानी कि सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है एग्जाम में लिखने का। जो जितना पढ़ के आया रहता है उतना आसानी से लिख लेता है। वैसे ही अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें कोई होता है कि बहुत जल्दी ही काम कर लेता है, कोई लेट करता है। जैसे कि एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि हमको यहाँ से एक पत्थर रखा हुआ है, इसको h हाइट उठा के ले जाना है। ठीक है, सीढ़ी लगा हुआ है यहाँ पे, इस पे ले जाना है। एक अट्ठा कट्ठा बालक है और एक मान लेते हैं बड़े बुजुर्ग है, यानी दादाजी। ठीक है, अगर दोनों कोई को अगर कहा जाए कि ये ब्लॉक जो है उठा के यहाँ पे ले जाना है सीढ़ी से, ठीक है, तो हो सकता है ये जो बालक है तेजी से दौड़ता हुआ यहाँ तक लेके जल्दी आ जाएगा। यानी बालक के लिए जो है मान लेते हैं कि 5 सेकंड में ही लेके आ जाए, बहुत कम हुआ फिर भी। ठीक है, और ये इनको लग जाए, मान लेते हैं इनको मान लेते हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट लग जाए। ठीक है, अगर दोनों कोई इस ब्लॉक को इस अर्थ सरफेस से उठाकर यहाँ तक ले गए, तो दोनों कोई कार्य तो सेम करे हैं, क्योंकि अगर हम वर्क का बात करेंगे तो वर्क mgh ही होगा अगर इस ब्लॉक का मास को हम m बोले तो। ठीक है, यानी इस ब्लॉक के मास को m बोले तो। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि अगर एक ब्लॉक है, इसको h हाइट तक उठाना है। ठीक है, ग्राउंड से उठा के, चलो हम यही सर तक बोलते हैं कि उठाना है, पहलवानी कर रहे हैं या डंबल रखा हुआ है, तो जो हट्ठा कट्ठा बालक है वो तुरंत उठा लेगा, और दादाजी हैं जो ज्यादा टाइम लगा रहे उठाने में। दोनों को इस सेम हाइट पे उठाए हैं, तो वर्क हमारा तो अगेंस्ट ग्रेविटी सेम कर रहा है, mgh। लेकिन एक को करने में समय ज्यादा लगा और एक को करने में समय कम लगा, ऐसा ही है। तो जैसे पहले के जमाने में लोगों के अंदर में जागरूकता हुई कि भाई एक ही काम को कोई जल्दी कर ले रहा है, कोई ज्यादा देरी से कर रहा है, काम तो उतना ही हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारे घर में लेबर आता है तो काम तो सेम ही करता है। हो सकता है कोई सो के करे, 4 दिन में करे, 4 दिन के पैसे ले जाए, और कोई एक ही दिन में। तो काम सेम हुआ, लेकिन टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि हाँ टाइम कैसा है, जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, ऐसा टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक नया टर्म यूज किए, है पावर। ठीक है, यानी कि कौन जितना जल्दी करेगा, क्या करेगा, उसी चीज को रिलेट करने के लिए, यानी कार्य को जब हम कर रहे हैं तो उस समय जल्दी कर रहे हैं या फिर लेट से कर रहे हैं, उन चीज को यानी कि वर्क को टाइम के साथ रिलेट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज किए, पावर, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, पावर को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी रेट के टर्म, पावर को हम लिख सकते हैं dw/dt। ठीक है, अब जब भी ऐसा टर्म लिखा हुआ दिखता है तो हम बोलते हैं रेट।
ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी कार्य करने का जो रेट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पावर। यानी किस रेट से ये कार्य हो रहा है उसी रेट को हम लोग बोलेंगे पावर। ठीक है, तो पावर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वर्क डन बाय टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। यूनिट का बात करें तो क्या होगा, वाट। ठीक है, वर्क डन का जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को हम लोग नया नाम डिफाइन करेंगे वाट। ठीक है, या फिर इसको डब्ल्यू से लिखें। ठीक है, ये तो था हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि पावर। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने में कोई समय ज्यादा लगाया कोई समय कम लगाया, तो समय के ऊपर जो डिपेंडेंट होगा उसी को बोलेंगे पावर। अब जैसे वर्क को हम लोग बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में लिखने का तरीका होगा। एफ बराबर होता है, वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी एस, ये लिखते हैं। ठीक है, अब एफ डॉट डी एस लिखते हैं तो पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी लिखे हैं तो डी एस बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, ये हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि एफ डॉट ये तो तभी वैलिड रहेगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ds बाई डी टी है तो यहाँ डी भी हम यूज कर सकते हैं, फोर्स डिपेंडेंट हो वेलोसिटी पे, ऐसा लिख सकते हैं ना। ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पे हाँ बोलोगे कि ये वाला टर्म जो है ये थोड़ा बहुत गड़बड़ लिखा हुआ है, क्योंकि हम डी डब्ल्यू लिखे हैं, डी डब्ल्यू का मतलब होता है स्मॉल वर्क है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी लिखना ज्यादा सही नहीं रहता है, क्योंकि इसको डेल्टा से ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वर्क जो होता है इंस्टेंटेनियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं तो ds बाई डी टी को डी भी लिख सकते हैं, और फोर्स अगर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी रहा तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, एफ डॉट डी वी। अब इसी चीज को अगर कांस्टेंट रहा, वी भी कांस्टेंट है, तो इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं एफ डॉट वी। ठीक है, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट फोर्सेस है तो हम सिंपली ऐसा कैलकुलेशंस के लिए यूज कर लेते हैं, और इसको लिख सकते हैं एफ बी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड वी वेक्टर्स, फोर्स एंड वी, यानी फोर्स वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल हो। अब ये क्वांटिटी स्केलर दिख रहा है या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, एफ डॉट भी लिख लेते हैं। ये जो है अभी तक जो भी चीज देखे ऊपर सारा एवरेज वैल्यू है, ठीक है, सारा का सारा जो है एवरेज वैल्यू, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट इस सब के लिए देख रहे हैं। अगर यही इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी वाले इक्वेशन में अगर ds बहुत ही छोटा रहे तो उसको इंस्टेंटेनियस भी बोल देते हैं, तो पावर जो होता है इंस्टेंटेनियस भी होता है। एफ डॉट डी भी लिख लेंगे फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ds, अगर ds बहुत छोटा दे रखा है, डेल्टा एस ना देके एक छोटा सा ds दे रखा है, तो उस समय जो पावर यूज होगा एफ डॉट भी, और ये जो होगा पी एवरेज पी एफ डॉट डी वी लिखे हैं सर, नीचे पी इंस्टेंटेनियस पी एफ डॉट डी वी। ठीक है, ऐसा अब ठीक है, ये जो चीज आया है Yes, sir. इंस्टेंटेनियस आया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डेल्टा रहता
तो एवरेज होता, और अगर डी दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस होता। ठीक है, डी हम लोग यूज करते हैं स्मॉल चेंज के लिए और डेल्टा यूज करते हैं एवरेज के लिए। ठीक है, यानी दोनों में ज्यादा जोर नहीं देना है। बस अगर हमारा एवरेज कोई भी चीज होता है कुछ पार्टिकुलर रेंज के लिए होता है, यानी कि पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक जा रहा है, तो उस केस में वर्क डन भी एवरेज ही रहता है, और हमेशा वर्क डन को हम लोग एवरेज ही मानते हैं, और पावर उस केस में निकालेंगे तो एवरेज रहेगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए तो उस समय जो होगा इस चीज से हम लोग निकालेंगे एफ डॉट डी भी कांस्टेंट रहेगा, तो एफ डॉट भी हो सकता है। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में इतना ही फर्क है कि एवरेज में टाइम इंटरवल सफिशिएंट होगा, और इंस्टेंटेनियस यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम का कहा जाए। बात क्लियर है? हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी रहे तो हम इसको एफ डॉट भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वाले को। ठीक है, उस समय क्या रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर आएंगे। तो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, या दूसरा फॉर्मूला देखें एफ डॉट वी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है? ठीक है, बताना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक एम मास का, यहाँ पे ये फिक्स्ड है और ये इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं इन सर्कल। ठीक है, पावर ड्यू टू कॉर्ड will be, power due to chord will be positive, नेगेटिव और जीरो, ये हमको पता है। जीरो। ठीक है, आंसर क्या होगा? जीरो। वर्क डन बाय टाइम होता है, वर्क डन ही इस केस में क्या होता है, जीरो, तो पावर भी क्या होगा, जीरो। दूसरा, अगर हम पावर लिख रहे हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी, यानी कि एफ भी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ हर समय पे अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा होता है तो फोर्स जो लगता है इधर की तरफ और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री बनता है, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। यानी दोनों से किसी से भी देखो तो हमारा जो पावर रहेगा वो जीरो ही आएगा, क्योंकि वर्क डन बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले देख चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में वर्क जीरो होता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, आयता कनेक्शन चला गया है, इसलिए फ्रीज हो गया होगा। तुम लोग के पास जा रहा है? यस यस सर। सर। तब उसका अपना नेट चेक करवा देते। ये क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये सरफेस जो दे रखा है रफ है, और ठीक है, और ये जो वेलोसिटी दे रखा है बोला है कि कांस्टेंट है, सरफेस रफ है, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बताना है पावर ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, और पावर ड्यू टू अप्लाइड फोर्स जो है वो कितना होगा। 1650। फ्रिक्शन के कारण कितना आ रहा है,
-50 वॉट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट चल रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा चल होगा 50 न्यूटन। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू -50 इंटू 1 यानी कि -50 वाट, और इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 1 इक्वल टू 50। ठीक है, अगर जैसे किसी 3-4 बॉडी दे रखा है, सब पे कुछ ना कुछ पावर होगा, और हमको पूरा नेट पावर निकालना हो तो क्या करेंगे? स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि बहुत सारा पावर हो रहा हो, यानी कि बहुत सारे बॉडी हैं, सब पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो चलो एक ही एग्जांपल लेते हैं, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्क लिखे थे हम लोग, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3, ऐसा ही लिखे थे। और भी फोर्सेस लगते तो उसके कारण वर्क। तो अगर वैसे ही पावर नेट लिखना है तो हमारा वर्क डन बाय टाइम होता। समय क्या सबके लिए अलग अलग बीतता या सबके लिए सेम टाइम स्पेंड होता? सेम होता। तो W1/T प्लस W2/T प्लस ऐसे ही लिख सकते थे। तो पावर नेट अगर हमको लिखने पूछेगा तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हों सबके कारण पावर निकाल के हम लोग जोड़ सकते हैं। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का हमको चिंता नहीं करना है। अगर सारा पावर हमको पता है तो हम न्यूमेरिकली प्लस है तो प्लस के साथ, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आया। ये चीज अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन 9th में पढ़े हैं कि सिंस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, फ्रॉम हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरी। अभी हम लोग इस चीज को नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं ये चीज 9th में पढ़े थे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हों उन सब के कारण जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बाय टाइम जो होगा ये डेल्टा के ई बाई टाइम भी होगा। ठीक है, और ये चीज भी क्या है, ऑल फोर्सेस के कारण ही है। यहाँ भी अगर ध्यान से देखो तो वही चीज आया है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी नेट जो है और कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। ये नेट फोर्स, नेट पावर है। नेट पावर क्या है? तो रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है उसी चीज को हम लोग पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। क्वेश्चन है, एक स्टोन है, इसको हम लोग यहाँ से ऐसा किसी एंगल थीटा यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। ऐसा फेंकेंगे तो ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, फाइंड आउट पहला एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम टी। किसी भी टाइम टी के दौरान एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। सेकेंड, फाइंड करते जाओ इंस्टेंटेनियस पावर
एग्जांपल से डिवाइड करेंगे अच्छे से, ठीक है। भैया कौन आ रहा है? क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आ रहा है क्लास। 9x स्क्वायर आई लेगा ले आप। हाँ ले आप। पहला स्टेप क्या होता है बताओ, सबको बताते चलो। पहला स्टेप क्या, एक को हटा देना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा क्या रखना होता है, 1 रखना होता है। उसके लिए क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करोगे। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर माइनस 15 ठीक है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सारी चीज हमको फाइंड करनी है। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं और कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट स्टेप बताओ, स्टेप 1 ये हुआ। स्टेप 1 हमें यार लिखने b को डिवाइडेड बाय 2 करके, अच्छा पहले माइनस फिर बाद में प्लस नहीं कर सकते, हम लिख नहीं रहे पहला स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप में क्या किया। फिर उसके बाद क्या करना है, बी वाले को क्या करना होता है, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2/3। ये हाँ, इसी में इनको पहले रुक जाओ, स्टेप 2 में कांस्टेंट को पहले भेज दो आरएचएस में, फिर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कांस्टेंट को क्या कर दो आरएचएस में, -2/3 हो जाएगा। फिर स्टेप थर्ड में b को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एंड 2 से डिवाइड करेगा तो 5/6। अब यही इस 5/6 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं ना, 5/6 के स्क्वायर को, नॉट की सिर्फ 5/6 मेरे को लगा बस है बस 5/6 के स्क्वायर को एंड सब्ट्रैक्ट करो इक्वल टू -2/3। तो ये पूरा टर्म ये क्या बन गया तुम्हारा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और इस टर्म को फिर शिफ्ट करो और आगे हो गया। -2/3। पहला है एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम, एनी टाइम टी पे एवरेज पावर निकालना है। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? ऐसा कुछ पाथ जाएगा अगर हम यहाँ u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंकें किसी भी टाइम t, यानी कि हम यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, यही होता है। तो हमारे पास इसमें हर समय में जो वर्क लग रहा है वो कितना, फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg। यानी कि अगर यहाँ पे जब बॉल होगा या फिर पार्टिकल जो भी है, इस पे वर्क हमेशा mg डाउनवर्ड लगा होगा, और यहाँ से यानी कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस हाइट तक ले जाने में जो हमारा h हाइट क्या होगा, ये क्या होगा। तो जो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -mgh। ठीक है, और किसी भी टाइम t के लिए जो h होगा वो कितना होगा, बोलो। t minus half gt। ठीक है, y डायरेक्शन में जा रहा है तो u sin थीटा t माइनस हाफ g, यही होगा। ठीक है, तो जो हम पावर लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम t।
ये कितना आ रहा है माइनस एम जी, एक टी कटता हुआ दिख रहा होगा, साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। ठीक है, टी काट नहीं रहे, इतना ही लिख के छोड़ दे। बात क्लियर है? सेकेंड, एफ डॉट बी से बनाइए ना। एफ डॉट वी से हम इसमें कैसे यूज करेंगे, वो तो इंस्टेंटेनियस आएगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी में उसको यूज करते हैं क्या? हाँ, वो चीज कब यूज करेंगे, कांस्टेंट में या फिर इंस्टेंटेनियस के लिए। हम ds बाई डी टी को dv लिखे थे, अगर वो डेल्टा भी कांस्टेंट रहेगा तब हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसमें अगर हमको एवरेज निकालना है तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। करने को कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेट करना पड़ेगा एवरेज के लिए। जैसे कि चलो हिंट बता ही देते हैं, हमको टी टाइम के लिए निकालना है, तो पावर बराबर क्या होगा, फोर्स। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डी। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एम जी जे कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। और वही अगर हम डीवी यानी वेलोसिटी लिखते हैं किसी भी टाइम टी पे, तो क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये जे कैप, ऐसा ही होगा। अब अगर हमको यहाँ लिखना है पी, तो इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो ये चीज डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये क्या आया, किसी भी इंस्टेंट का, ये जो आया होगा इंस्टेंटेनियस होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन एवरेज अगर इसी को हमको बनाना है, ठीक है, तो एवरेज बनाना है टी टाइम के लिए, तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि इसको यहाँ से इंटीग्रेट करना रहता 0 से टी तक, दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ता 0 से टी तक, तब ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। हम ना बोल के इसको क्या कहेंगे कि अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा एवरेज आएगा 0 से टी तक माइनस एम जी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये dt तो हमें वर्क, है ही नहीं, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए? अच्छा एफ भी यू साइन थीटा, ठीक है। ओ, हम थोड़ा सा वर्क पे चले गए थे। ठीक है, ठीक है, ये इतना आ रहा है माइनस एम जी साइन थीटा यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, और ये जो आ रहा है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे ही आ रहा है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी लिखे हम लोग पार्टिकुलर टाइम पे लिखे हैं। अगर हमको इसको इंस्टेंटेनियस है, इसको एवरेज में बदलना है, मुश्किल होगा, मैथ ज्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि डीवी को डीएस बाई डी टी लिखेंगे, पी डी टी लिखेंगे, फिर डीएस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसको रहने दो। ठीक है, ये आंसर होगा सेकेंड का। ठीक है, वेलोसिटी मोस्टली हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारे पास वेलोसिटी हो, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस यूज करेंगे, क्योंकि उस समय हम इंस्टेंटेनियस वर्क पता नहीं कर सकते हैं। तो एफ डॉट डी भी हमेशा तब यूज करना है जब हमको इंस्टेंटेनियस बोला जाए। ठीक है, क्योंकि वर्क इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ठीक है, और वेलोसिटी वाला कांस्टेंट रहेगा तभी हम एवरेज में यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बात समझ आया? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, अब सॉल्व करो। सर क्या था थर्ड क्वेश्चन? अच्छा, दिख नहीं रहा है।
So theta 90. तो यहाँ पे वो चेक नहीं करना है, वो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे तब वो बताना है, बिना उसके अगर मैं बताऊँ कैसे तुम कर सकते हो उसका रूप थर्ड है कि व्हेन इज एवरेज पावर 0। इसको ब्रेक करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस व्हेन मतलब टाइम हुआ, प्लस 2 इक्वल टू 0 कब? होगा x स्क्वायर प्लस तो एवरेज पावर का ये आ रहा है, ये 0 कब होगा देखो, कितने देर में? आगे तो एक चीज सीख लो यहाँ पे देखना P/2 a प्लस b का थर्ड के लिए पी एवरेज 0 होना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 0 होना चाहिए, तभी हो 2u सकता है। sin theta by g। t कितना आ रहा है? 2u sin थीटा बाई जी, यानी कि कब? ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है क्या? सर p एवरेज में by t भी होगा ना? तो पी एवरेज 0 कर रहे हैं, यानी किसको है? यहाँ से इक्वेशन डायरेक्ट देखो, बाई टी लिखे या ना लिखे क्या फर्क अच्छा, पड़ता है, कट ही जाएगा। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ जो टर्म 0 हो सकता है उसी को लिखे हैं, एम जी बाई टी को नहीं लिख रहे हैं। पी एवरेज 0 होने के लिए ये वाला जो ब्रैकेट में है यहाँ पे वो 0 होना चाहिए, तो उसी को हम 0 कर दिए हैं बस। फोर्थ क्वेश्चन, सर सेकंड वाले में एफ वी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं लिखे हैं ना? हम यहाँ जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा यूज करते हैं क्या? बोलो। अच्छा नहीं सर नहीं। जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तब ना एंगल लिखते हैं। हमारा बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/16 होगा sin theta by g। तो क्या आ जाएगा प्लस ठीक 1/4 है, का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16। पॉसिबल है क्या ये कभी भी? सोच करो बताओ भैया। क्या रहे? इंस्टेंटेनियस 0 होना चाहिए, तो V0 पी इंस्टेंटेनियस 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से u sin थीटा माइनस जी टी जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ से t बराबर क्या जा रहा है? ये हमेशा कैसा कर ले कैसा आंसर दे ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई हाफ आ रहा है, यस सर। टाइम बाई फ्लाइट यानी कि टॉप पोजीशन, ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है? mg नीचे, वेलोसिटी सिर्फ कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होता है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी कि एट टॉप पोजीशन। हम ऐसे भी देख के बता सकते थे कि टॉप पोजीशन पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगा 0 वहीं पे। If 0 से u sin थीटा बाई d। बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में mg फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी ऐसा, दोनों के बीच में कैसा है एंगल, यानी कि t इक्वल टू 0 टू t बाई 2 तक थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा बोले तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें जो पावर होगा वो क्या होगा? एवरेज पावर निगेटिव होगा, ठीक है। और छठा बोले तो t इक्वल टू t बाई 2 टू t तक, थीटा क्या है इधर के 90 से कम है, तो इसमें p एवरेज क्या होगा? ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा। सर p एवरेज लेस देन नेगेटिव। क्या? अरे लेस देन 0 इतना तो समझो। बस प्लस की जगह -4 कर देना, रियल रूट होगा और दोनों डिफरेंट रूट होगा।
हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, 1 मिनट ना आते हैं। अरे 100 सेट करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा एक इंक्लाइंड सरफेस है, एंगल थीटा है, इस पे एक ब्लॉक, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। इसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। ये जो सरफेस दे रखा है वो स्मूथ है। फाइंड करना है, फाइंड पावर डिलीवर्ड by the pulling force at a time 4 second, ठीक है, after motion starts, ठीक है। मोशन जब स्टार्ट हो रहा है उससे 4 सेकंड के बाद जो पावर डिलीवर्ड होगा फोर्स से वो कितना होगा? सच ऑफ ए 96 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका नेट 96 एक्सेलरेशन जूल। है। क्या 96 जूल। क्या अरविंद क्या बोल रहे थे? सर एज ऑफ वो लिखे हैं 1 वो उसका नेट एक्सेलरेशन है। हाँ, नेट उतना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। हाँ, आंसर क्या बोल रहे थे? चलो 96 कोई बोल रहा था। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 96 तो नहीं, सर 48। हाँ शायद 48 आ रहा है। बोलो इतना दर्द कितना होता है, सही है। अरे तो क्या दिक्कत है, रूट मैप नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं रूट में नहीं आ सकता। कभी सुना नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसके रूट में x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सर 24। किसका पहला का? सर 24 जूल लग रहा है। दूसरा का 24 होगा। हाँ, सेकंड का 24 और फर्स्ट का 48 शायद। सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड का ही बोला, मतलब कि पहले वाला करने के बाद वो काट दिया था तो मैं 2 लिख के बोल दिया। इजी है सबका आया। फर्स्ट में पावर इंस्टेंटेनियस हमसे पूछा जा रहा है, हम क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख लेंगे। अब ये फोर्स कितना होगा ये हमको पता करना पड़ेगा। तो इक्वेशन देखो, तो इक्वेशन में इधर mg sin थीटा लग रहा होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma। यहाँ से फोर्स आ गया क्या? कितना आया?
12 न्यूटन सर। 12 न्यूटन, ठीक है। अब 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं क्या? यस तो वेलोसिटी बराबर u तो 0 है, एक्सेलरेशन 1 into 4 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड ये आएगा। तो पावर मेरा कितना आ गया? 12 into 4 इक्वल टू 48 वाट। सेकंड ऐसे ही निकाल लेंगे। सबका आ गया है सेकंड, किसी का नहीं आया है? नहीं आया है क्या? वर्क डन बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 4 सेकंड में। 96 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको, शायद 24 वाट आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। फोर्स हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। फोर्स इंटू फोर्स के कारण ही पूछा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये गिवन है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u। बोल रहा है पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स होगा उससे पावर जो नेट है वो p नॉट है, तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितना होगा? फोर्स के बारे में और कोई कमेंट नहीं है। पाँच परसेंट है। आ गया। किसी का भी पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स इज p, तो नेट फोर्स एफ नेट बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m dv बाई dt। ठीक है, और पावर जो है p नॉट, तो लिख रहेगा कि फोर्स नेट जो भी है यानी कि m dv बाई dt इनटू v होगा, ये होगा। डीवी क्यों नहीं होगा? क्या तो डीवी क्यों नहीं होगा? एफ यहाँ डॉट पे डी। f डॉट dv ले रहे हैं, यहाँ पे नेट पावर बोल रहे हैं, कि कोई एवरेज वैल्यू ले रहा है, तो वेलोसिटी का भी एवरेज यूज करेंगे। और कुछ नहीं बोला है तो एक ही डायरेक्शन है, तो अगर अलग अलग डायरेक्शन कर देगा तो भी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। सर नेट पावर तो नहीं लिखा। टोटल पावर है ना, पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्सेस पी नॉट, यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं उनके कारण जो नेट फोर्स के कारण कितना पावर होगा? नेट पावर होगा। ठीक है, अगर हम इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट का बात करते हैं, तो इंस्टेंट में तो अलग अलग हो सकता था ना,
कुछ भी हो जाता। ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम इंस्टेंट का बात करें तो बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन के हम कमेंट नहीं कर सकते। इतने छोटे से अगर हमको दिया रहे कि अगर छोटा है, बहुत ही कम ही इंफॉर्मेशन है। यहाँ दे रखा है t इक्वल टू 0 पे u वेलोसिटी u है, लेकिन इनिशियल दे दिया है। फाइनल हमसे भी पूछ रहा है किसी टाइम t के बाद। इंस्टेंट का तो बात नहीं कर रहा है, इससे हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे किसी पार्टिकुलर टाइम पे हमसे पूछा जा रहा है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितना रहा होगा भी। बात समझ आ रहा है कि इनिशियल दे रखा है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि हमको टाइम 0 से लेकर उस टाइम t तक का बात करना है। ठीक है, तो हमारा जो नेट फोर्स आता है यही आता है। हम ये तो पहले से जानते हैं कि mdv/dt एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, ये आता है जो भी है। वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यूनिट एक ही डायरेक्शन का मान के हम लोग देख रहे हैं। जब तक कि एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल ही रखना चाहेंगे। इतना बात क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर, ध्यान से देखो। तो ये पी नॉट है, तो पी नॉट डी टी इक्वल टू एम भी डी वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टी कहाँ है, तो टी इक्वल टू 0 से किसी टाइम टी पे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी कहाँ है, इनिशियल यू है, फाइनल वेलोसिटी वी हो। यहाँ से पी नॉट तो कांस्टेंट है, तो पी नॉट इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा, एम कांस्टेंट है, वी स्क्वायर बाई 2 यू से वी एम बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस ए एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। भी फाइंड करना है तो भी का फंक्शन लिख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे बताने का सिर्फ ये पर्पस था कि हम फोर्स को इतना लिख के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी रिलेशन पढ़े हैं वैसे हमको लिखने आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझबानी ऐसे ही बताना। अगर वर्क टाइम ग्राफ रहा, ठीक है, वर्क टाइम ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या बताएगा, पावर। ठीक है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, नेट वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, तो इन सब चीज को लिखाने का हमको नहीं लगता है कि ज्यादा जरूरत है, ये सब चीज समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पार्टिकल ए है, मास 10/7 kg। ठीक है, लिखा है कि मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ही फंडा है ना, यानी कि एट t इक्वल टू 0 दे रखा है, x इक्वल टू 0 है, एंड u इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पूछा है द वेलोसिटी कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा सबसे, किसी को एट x इक्वल टू 10 इज, ठीक है, एंड ग्राफ दे रखा है ऐसे। इधर पावर है वाट में और इधर x है मीटर में।
अच्छा तुम बता दे 10 नहीं ये क्वेश्चन का आंसर और आ गया तो फिर सब नहीं बनाई तो बता सकते पर्पल नहीं बना कुछ नहीं बना आज बढ़िया था ये ही नहीं बनाया देख लेते हैं क्या करने से किया था अपने अकॉर्डिंग बना भी हम तेरे वहाँ माता पिता चलो देखते हैं को मिलाते हैं तो देखो क्रिया की गलती की होगी कैलकुलेशन बराबर अगर सब्जी नहीं देता है तो बहुत तरीके से उनको बता सकते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ अ स्क्वाड हम डेरिवेशन तो सिखा दे कितनी जानना चाहिए जगह कहाँ से आया कोई थोड़ी ना बैठे बैठे मेरा कर देता है तो उसके पीछे सीखा होगा छोटा वाले स्क्वायर का फिर करता है क्या करना है x की x स्क्वायर की कॉफिशिएंट जो यूनिट बनाना है डेरिवेशन सर 4 मीटर पर सेकंड कितना ए ऑप्शन 4 ठीक है तो क्या करेंगे आता है सबको ना कैसे किए ये तुम्हारा फाइनली ऐसा कुछ बन जाएगा x प्लस हाँ सर 4 मीटर हाँ 4 मीटर पर सर सेकंड आवाज आ रहा है सर हेलो हाँ हाँ हेलो गया हाँ आवाज आ रहा है बोलो गया आवाज इंटीग्रेट कर दिए क्या चीज को मतलब डेरिवेशन पता है कैसे इंटीग्रेशन तो लगेगा ही m dv by dt into ठीक है तो उससे भी का फंक्शन आया होगा लिमिट पुट कर दिए हाँ सर ठीक है देख लेते हैं सबका आ गया है सॉल्यूशन करना पड़ेगा या फिर सबको समझ में आ गया है चलो देखते हैं एरिया अंडर पावर एक्स ग्राफ अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ये क्या है एरिया इंटीग्रल ऑफ पी बीच में आवाज चल गया तो सर आंसर यही है ना हाँ आंसर तो यही है ठीक है सबका आ गया है कि बताना पड़ेगा देखो एरिया बता दीजिए एरिया इक्वल टू क्या है पी डॉट डी एक्स यही है और x कहाँ से कहाँ वेरी है तो 0 से 10 चलो देखते हैं इसको तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एम भी dv बाई डी टी इंटू डी एक्स यही होगा अब यहाँ ध्यान से देखो तो अगर हम इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दें तो dx बाई डी टी क्या हो जाता है भी इसको हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर इंटू डी ठीक है यानी कि एरिया जो आ रहा है हमारा एम बी स्क्वायर बाई डी इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड यानी कि कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है तो 1 से v तक ठीक है इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो m तो कांस्टेंट है एम भी क्यू बाई 3 आ जाएगा और लिमिट रख लेंगे 1 से v ठीक है तो ये आ गया m बाई 3 इंटू वी क्यू माइनस ठीक है ये एरिया आया फ्रॉम ग्राफ से एरिया जो होगा वो कितना दिख रहा है बताओ
इस ग्राफ से ये एरिया कितना दिख रहा है, निकाल सकते हैं इसका एरिया? 30। एरिया कितना आ रहा है? 30 आ रहा है पक्का? ठीक है, फाइंड कर लेना। बस 30 आ ट्रेपेजियम दिख रहा है, हाँ 30 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को किसके बराबर रख लेंगे? 30 के बराबर, यानी दोनों आपस में तो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग 30 इक्वल टू मास था 10/7 थोड़ा इंटू देर 3 वी क्यू माइनस 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ रहा है? 4 से। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। सेकंड मेथड हम मेथड 2। ठीक है, अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारा ऐसा दे रखा है, p इधर x ऐसा। 0.2x। ठीक है, 10 है, ये 4 है। तो इसका इक्वेशन हम लिखना चाहेंगे तो p बराबर क्या लिखेंगे? स्लोप mx प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। Yes, sir. स्लोप कितना दिख रहा है? 1/5. यानी 0.2 x प्लस c। c कितना? 2। ठीक है, ये पावर आ गया। और चूंकि हमको यहाँ से दिख रहा है इक्वेशन से, नाउ हम लिख सकते हैं कि जो पावर आता है वो कितना आता है? m भी dv बाई फोर्स कितना आया था? m ए आया था, यानी m dv बाई dt इंटू एम बी स्क्वायर dv बाई dx आया था। ये आया था अभी एम बी स्क्वायर dv, ये आया था। हाँ ठीक है, ये आया था ना। चलो फिर से देखिए। सर एरिया आया था, ये पावर नहीं आया। अच्छा, एरिया इक्वल टू पी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये पावर आ गया हमारा। अब एरिया जब हम पता था तो एरिया पावर बराबर क्या आया था? एरिया जो भी आया था उसका dx से अगर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। जो भी हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में एरिया आया था, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं एम भी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स लिख सकते थे। Yes, sir. अब ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? पावर एज अ फंक्शन ऑफ डी एक्स पता है, तो पी डी एक्स इक्वल टू एम भी स्क्वायर डी वी। इसमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो x 0 से 10 तक, और ये जो आ जाएगा हमारा 1 से b तक। इसको सॉल्व कर लेंगे तभी हमारा आंसर। ठीक है, ये सब प्योरली मैथ्स है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आगे। p का फंक्शन पता है, एम बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ पावर इक्वल टू दे रखा है 3t स्क्वायर, यानी पावर डिलीवर टू द बॉडी इज इतना, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम t इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा वो पता करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कुछ भी, जैसे एक अगले क्लास में तुमने सब चीज सोच के है, जैसे इक्वेशन दे रखा है, मतलब ऐसा इक्वेशन की बात करें जिसके रूट्स एग्जिस्ट करें और तुमको बोल दे यार कि बिना सॉल्व किए हुए बताओ इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये कैसे पता करें? इक्वेशन देख कर तुमको पता है। तो इक्वेशन दे देना
56 जूल। सबका आ रहा है। ये 3 है, 8 यूज की होगी 3। 3 कितना आंसर है? 56 जूल। नहीं पता है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे पी क्या था, डेल्टा यही था क्या है सर? के इनिशियल से के फाइनल जो होगा वो हो जाएगा 3t² dt 2 से 4 2 से 4 64 minus 8. 64 - 8 = 56 जूल। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन? An engine which can lift 20 metric ton of coal per hour. ठीक है, एक कोई मशीन है, उससे कोयल किसी वेल से अगर हम निकाल रहे हैं जो 20 मीटर डीप है, 20 मेट्रिक टन ऑफ कोयल 1 घंटे में निकाल रहे हैं, तो कितना पावर रिक्वायर्ड होगा मशीन का? मेट्रिक टन सबको पता है क्या होता है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, सर स्क्रीन फ्रीज हो गया सर फिर से। सबका आ रहा है। यस सर। नेटवर्क देखो। देख लो, हमें बाकी लोग को भी तुम्हारे भरोसे पड़ा दिए। अगर गलती हुआ सब कुछ तुम्ही को मिलेगा। 100/9। ठीक है जी, अगर एक भी गलती रहा इसका तो हमको बताना। हेलो सर, 100/9। 100/9 नहीं, टाइम कितना लिए? 1 आवर है। यस सर। सर 1 आवर 3600 सेकंड लिए हैं। चेक कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। हम वो सब क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इक्वेशन दे रखा है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये हम कर लेगा डायरेक्टली। फिर रूट का नेचर बताओ, So इक्वेशन 10,000. रूट का नेचर बताओ। सर अब 20 मीटर के बाद क्या लेके आए? उसका दिख नहीं रहा तो बोल दीजिए ना। मेट्रिक टन। So 10,000/9. 20 मीटर के आगे, मीटर के आगे डीप वेल, डीप 20 मीटर डीप वेल। तो सर बॉइंट कितना? फोर्स नहीं लगेगा इसमें? किया नहीं है। पानी उन्हें कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोयला को 20 मीटर डीप वेल से उठा रहे हैं, उसमें पानी है जरूरी थोड़े है। जैसे कोल का सर खदान जो होता है। खत्म हो जाएगा। ठीक है, या परसों कुछ क्वेश्चन और करा देंगे तो ये चैप्टर हो। बट प्रॉब्लम तुम लोग को बोल रखे हैं। क्वेश्चन 5.56 जूल। जी का वैल्यू निकालना है। इतना कम सॉरी नहीं वाट, पावर। वाट रियल एंड इक्वल रियल एंड देखते हैं, किलोवाट में आंसर दिया है। सर गलत है वो जो बोला है ना मतलब 10/9 किलोवाट। m/9 किलोवाट। देखते हैं क्या की हो, देख लो आंसर एक बार। जैसे 20 मेट्रिक टन है यानी 20 × 1000 kg, G10 mg हो गया। h हाइट तक उठा रहे हैं, What? ये हमारा वर्क हो गया। और टाइम लगा रहे हैं 3600 सेकेंड। यही की हो गया। यस सर। हाँ, तो जो भी आंसर आ रहा होगा वही होगा। और क्या, तो ये हो गया 18। क्वांटिटी
इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, कितने लोग ऐसा करते 10/9 किलोवाट, यही बोल रहे थे। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। A 1 kilowatt motor pumps out water from a well 10 मीटर डीप। ठीक है, 10 मीटर डीप वेल है, उससे पानी बाहर की तरफ फेंक रहा है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर pumped out। इसमें पावर दे दिया है, पानी पूछ रहा है कितना बाहर निकल रहा होगा पर सेकंड, सेम चीज है। दोनों के लिए 0 निकालो, एक का वैल्यू निकालो। So 10 kg। 10 kg. ठीक है, यस सर। केजी में बताना है सर। तो 1 सेकंड में कितना आएगा? केजी तुम्हारा कितना आ गया? नहीं, मैं तो वो क्या बोल रहा, डेंसिटी निकाल के फिर लीटर में कन्वर्ट कर रहा था, तो आया तो 10 केजी था। तो डेंसिटी वाटर का कितना होता है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, केजी में 1000 केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, तो तो 1000 केजी पर 1000 लीटर, तो ये सब तो कट गया, तो 10 लीटर। ठीक है, कितना ही आया है? सर आप जी का वैल्यू लिख दीजिए। जी का वैल्यू बाय डिफॉल्ट जब तक लिखा नहीं जाए तब तक तो 10 ही यूज करते हैं ना। HCF में बाय डिफॉल्ट 9.8 यूज करता है। हाँ, अलग अलग बुक्स में है। हाँ सर। हाँ, इरोडो भी 9.8 ही स्कूल में बोलता है, नहीं तो गलत कर देते हैं आंसर। यस सर। हाँ, एनसीईआरटी में भी 9.8 यूज करा जाता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान 10 से आता है। ठीक है, हम लोग जब भी नहीं बोलेंगे तो 10 ही यूज करना है, ठीक है। या फिर डेटा में ध्यान देना है कि अगर 9.8 यानी 19.6 दिया रहे, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा दिया रहे, हाँ, तो 9.8 लेने से ज्यादा साइंस आ जाता है। तो एचसी वर्मा में देखना उसी टाइप के ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टाइम बचा है। हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पावर का आगे मिलते रहेगा क्वेश्चंस। पहले एनर्जी क्या होता है देख लेते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं? हिंदी में इसको ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऐसे इस चीज को क्या बोलते हैं? एनर्जी आखिर क्या है? अगर हम करने की क्षमता। Capacity of doing work. मतलब कि अगर हर बॉडी को देखते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है, यानी कोई बॉडी जो वर्क कर सकता है तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा कि हाँ कुछ कार्य करने में कोई ज्यादा जल्द तेजी से कर सकता है, कोई धीरे से। जैसे कि अगर हम एक ट्रक मान लें या फिर पत्थर ही मानते हैं, बुलेट जो है अगर रखा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसी बुलेट को वो बंदूक में भर के मारे तो बहुत क्षति पहुंचा सकता है।
ठीक है, यानी कि अगर हम उसको मोशन दे दिए, जब वो मोशन में था तो बोलेंगे उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी था जिस वजह से वो हम पे इफेक्ट प्रोड्यूस करा। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में, जैसे हवा है, हवा ही बह रहा है, अगर हम बहुत तेज हवा बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें बहुत जोर लगा के चलना पड़ता है, और अगर हम हवा के डायरेक्शन में जाते हैं साइकिल से हैं तो हमको पेडल भी मारना उतना आवश्यक नहीं होता। यानी कि हवा जो बह रहा था उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी था, बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी था जो हमको प्रोवाइड किया। तो एनर्जी को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो किसी भी बॉडी का उसका अपना इंटरनल कैपेसिटी है, हमारा अलग एनर्जी है, किसी बॉडी का अलग एनर्जी होगा, तो एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग। हम बोल सकते हैं ये और कुछ नहीं। डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट, पेन जो है थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है। तो एनर्जी, तब तक कहानी सुन लो। ठीक है, एनर्जी जो बोल रहे हैं हम लोग, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कि अगर कोई भी बॉडी है उसके पास एनर्जी है, यानी कि वो कार्य कर सकता है। जैसे एक छत पे रखा हुआ ईंट, ठीक है, छत पे है तो बोलेंगे कि उसके पास भी एनर्जी है। अगर वो किसी कारणवश छत से गिर गया, ठीक है, छत से जैसे गिरेगा, नीचे अगर हम खड़े रहेंगे तो हो सकता है सर 2 टुकड़े में हो जाए, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द स्टोन। ठीक है, अगर स्टोन जो है वो क्षति पहुंचा सकता है। अब यहाँ हुआ क्या, तो देख रहे हैं कि बॉल जैसे जैसे स्टोन छत से गिरा तो उसमें मोशन आया, और उस मोशन की वजह से हम बोलते हैं कि उसमें एक एनर्जी आया जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और उसी की एनर्जी की वजह से वो चेंजिंग है। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में हम लोग अलग अलग एनर्जी डिफाइन करते हैं। जैसे कि बिजली का जो एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं, हवा में जो एनर्जी होता है विंड एनर्जी बोल देते हैं, मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और अगर शेप और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगा बॉडी में उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ऐसे से बहुत सारे एनर्जी है, ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सारे चीज एनर्जी हो। तो एनर्जी को अगर हमको डिफाइन करना है तो इसे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी तो लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एनर्जी। यानी कि अगर हमको कहना हो कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है, अगर ऐसा कोई बोलता है कि इसके पास एनर्जी है, यानी कि वो कार्य कर सकता है। जैसे बैटरी है, डिस्चार्ज हो गया, एनर्जी नहीं है, खत्म हो गया, वो कार्य नहीं करेगा। चार्ज करेंगे उसके पास एनर्जी आ जाएगा, अब वो कार्य कर सकता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि बॉडी हैज एनर्जी, व्हेन वी से बॉडी हैज एनर्जी, ठीक है, बॉडी के पास एनर्जी है, तो हम लोग इसको समझते हैं इट कैन डू सम वर्क, यानी कि उसके पास एनर्जी, यानी कि वो कार्य कर सकता है। एनर्जी खत्म, वो कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी जो होता है मैनी फॉर्म में होता है। ठीक है, मैनी फॉर्म्स, जिसका हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहे हैं। ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशनल एनर्जी, विंड की वजह से विंड एनर्जी,
इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेट्स में जो एनर्जी होता है मैग्नेटिक एनर्जी। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के हैं तो उसका अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी नाम सुने होंगे, हाइड्रो एनर्जी नाम सुने होंगे। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्जेस की वजह से जो लगेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएंगे। दो चार्ज रखा है उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो सब नाम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, धीरे धीरे करके सब मिलेगा। और थोड़ा बहुत अगर हम अपना भेजा लगा सकते हैं जो कि है नहीं हमारे पास, तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मेनली इस चैप्टर में दो एनर्जी पढ़ने हैं, मैकेनिकल एनर्जी के जो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जितने एनर्जी हैं वो धीरे धीरे करके कुछ एनर्जी मिलेंगे, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, रोटेशन पढ़ेंगे तो रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, फिर आगे चल के फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रो एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा होगा। ठीक है, हीट पढ़ेंगे तो हीट एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जैसे स्टैटिक एक वर्ड होता है वैसे एक काइनेटिक वर्ड होता है जो रिप्रेजेंट करता है इन मोशन को। ये काइनेटिक वर्ड जो है ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बॉडी जो हो मूविंग बॉडी अगर मूव कर रहा हो तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल बोले कि एक ट्रक ही है खड़ा है, तो हम उसमें जाके लड़ भी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो मूव करता हुआ है स्पीडली हो और वो हमसे लड़ जाए तो बहुत नुकसान करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक बॉडी मूव कर रहा है यानी कि उसके पास कुछ एनर्जी है और मास हैवी है तो ज्यादा एनर्जी था और वो थोड़ा बहुत एनर्जी हमको ट्रांसफर किया तो हमें क्षति पहुंची। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ऐसा एनर्जी जो मोशन की वजह से, स्टोन का केस में भी बात की है तो भी मोशन की वजह से, अगर हम बंदूक की नली में बुलेट डाल के अगर मारते हैं तो भी मोशन की वजह से है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा किसी भी पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में या ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसे काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अगर तुम्हारा दोस्त ही है धीरे धीरे चल के आके तुमसे टकराया तो ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन वो रेस कर रहा हो, कोई उसको दौड़ा रहा हो, उसके पीछे कूदा या सांड पड़ा हो तो बहुत तेजी से आएगा और तुमसे टकराएगा। तो उस समय जब वो मूव कर रहा था उसके पास वेलोसिटी थी तब टकराया तो ज्यादा नुकसान करेगा। और रीजन यही है कि जब वो मोशन में था यानी कि उसके पास जब वेलोसिटी ज्यादा थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और वो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर, तो वहां भी वो वर्क कर रहा है। वर्क तो किया ही, तो बोलेंगे एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी को ही बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी या इंटरनल कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। तो ये जो है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन हो, तो बोल सकते हैं इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी का बात कर रहे हैं तो इट्स ठीक है, वो अपने मोशन की वजह से जो करता है उस चीज को बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी आता है स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसका एसआई यूनिट चूंकि एनर्जी है तो जूल ही होगा। ठीक है, और ये अगर सीधा सीधा मूव कर रहा है तो उसको ट्रांसलेशनल बोलेंगे, रोटेट कर रहा होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो अभी हम लोग रोटेशन का कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली जहां भी काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे तो बोलेंगे
ये और ट्रांसलेशनल ही है जब तक कि रोटेशन नहीं कहा गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर आता है, ठीक है। पॉइंट्स वाला हमेशा ये, पॉजिटिव। हाँ ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? यहाँ जो वी स्क्वायर लिखा हुआ है, वेलोसिटी जो है वेक्टर फॉर्म में है, वी स्क्वायर भी है, वी डॉट भी है। वी डॉट वी लिखने का मतलब कि वी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। एम हमेशा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है, रेस्ट में बॉडी है तो उसका जो एनर्जी होगा वो जीरो होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दीजिए फिर। वेलोसिटी जीरो होगा तो एनर्जी तो जीरो होगा, उतना तो हम समझ ही सकते हैं। अगर Yes, हम ही sir. बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन लेस देन जीरो कभी नहीं होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या, बोलो। वेलोसिटी फ्रेम ऑफ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, Yes, sir. करेगा तो। तो ये भी क्या करेगा, वर्क करता है तो ये भी करेगा। क्या वर्क थोड़े करता है, वर्क नहीं, क्या बोलते हैं जो पहले पढ़ाए थे वर्क से पहले। पावर, पावर। ठीक है। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यानी कि अलग अलग रेफरेंस पे रहेगा तो ये रेफरेंस चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। थर्ड, हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर अगर हम ऊपर नीचे m से मल्टीपल कर दें E square तो by क्या, 2m. हाफ mv का होल स्क्वायर बाई m। mv को हम लोग मोमेंटम पढ़े थे, यही, ठीक है। तो एक p पावर भी आया, यहाँ पे एक p मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं p इक्वल टू मोमेंटम है, ठीक है, जिसको हम m भी लिखे थे। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m। और मोमेंटम भी क्या होता है, फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है, इसको 2m के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखना, क्योंकि बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पावर में इतना चेंज कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी इतना चेंज कर दिए तो कितना हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है कि यहाँ पे m1 है, इधर जा रहा है v1 से, m2 है, इधर जा रहा है v2 से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m3 है v3 से जा रहा है। तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे पूरे सिस्टम का तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, जितने भी रहेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली हमको ऐड कर लेना है। ध्यान रहे कि सबको एक ही फ्रेम में लेकर लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मास m1 को अलग फ्रेम से देख रहे हो, m2 को अलग से, m3 को अलग से, जितने भी लिखे हो तो सारे एक ही फ्रेम से देख के लिख रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुए काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, पावर के टर्म में लिखेंगे तो p स्क्वायर बाई 2m। यही दो फार्मूला हमको मोस्टली मिलता है, आगे चल के थोड़ा बहुत चेंज होगा, रोटेशन रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन बेसिक जो होगा हमारा यही फार्मूला होगा,
हाफ mv²। मोमेंटम के टर्म में p²/2। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी is increased by 21%, ठीक है, then percentage increase in momentum। जल्दी से फाइंड करो। और इसका मॉड्यूल कर रहे हो? कितना? 10%। ठीक है, सबका आ गया। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 21% से बढ़ जा रहा है, यानी कि 21/100 इंटू K1, यानी कि 121/। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है? √2m के, तो P2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P1 के टर्म में 2m तो सेम रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2m के तो सेम रहेगा, k की टर्म में, K1 की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 2m into k की जगह 121/100 K1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 11/10 P1। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज चेंज के लिए P2 - P1/, तो ध्यान से देखो तो 10% से आएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, मॉड्यूल कर रहे हो सब इसका, वर्क और एनर्जी वाला? सर बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन करना है। हाँ सर। मिनट देखना पड़ेगा। और उधर सर्कुलर वाला हो गया? लग रहा है वहाँ पे यार खेल खेल कर दे रहा है। इस सर्कुलर में तो मतलब मोस्ट क्वेश्चन तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो आराम से हो जाएगा। एनर्जी थ्योरम कर लाएगा। फिर सर एक्सरसाइज 1 लिखे। हाँ, एक्सरसाइज 1 19 से 24। ठीक है, एक्सरसाइज 2 1 से 10, 27 से 30, ठीक है, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में और देख के बता देंगे। तो मेडिकल बुकलेट से भी बता दीजिए ना। वो तो मेरे पास है ही नहीं। अभी तो सेंड किए सर ग्रुप में। अच्छा, अभी आए हैं। गाना कौन सुन रहे हैं? रियांश। ठीक है।
1 से 9 39 से 45 एक्सरसाइज 2 में तो पूरा मिक्स दे रखा है। ठीक है, फिलहाल तुम इतना ही करो, नेक्स्ट क्लास में देख के सब बता देंगे, ठीक है, या फिर देख के बाद में मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।